आज हम विद्यार्थी को जो लेके आए हैं जिन्होंने अपने आप को बैंक एग्जाम में प्रूव किया है, बैंक क्लर्क के तौर पे, बैंक पीओ के तौर पे, और अभी जो है रेलवे में सर्विस दे रहे हैं। तो हम ये आपके लिए बड़ा मोटिवेशन होगा, इनसे हम डिस्कस करेंगे। ये इनका जो है एक दिव्यांग कैंडिडेट भी हैं। आपको अभी आप किस पोस्ट पे जो है किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? फिलहाल मैं अभी जस्ट मेरे को 2 साल कंप्लीट हो गए, 2.5 साल कंप्लीट हो गए लगभग रेलवे में। पहले मैंने एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मैंने ज्वाइन किया था झांसी में। उसके बाद मेरे को एक्चुअली जस्ट सर ने बोला कि आई एम हैंडीकैप पर्सन, तो मुझे प्रायोरिटी पे जोधपुर डिपार्टमेंट विद इन 1 ईयर के अंदर मेरे को जो होम टाउन दिया गया प्रायोरिटी बेसिस पे। तो थैंक्स टू रेलवे एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट कि मुझे ये घर के पास रह के जॉब करने का मौका मिला। एंड मैं अभी एज इन रेलवे में पर्सनल डिपार्टमेंट में HR बोलते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट में मैं OS हूँ, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये वैकेंसी जो आती है ये किसके थ्रू आती है? NTPC है, टेक्नीशियन है, ALB है, किस डिपार्टमेंट? बिल्कुल, ये जैसे मेरा 2012 में मेरी 12th हो गई थी। तब तक एक्चुअली मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि आपको पता है मेरे फादर वो खुद एक मिलिट्री पर्सन थे। तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके वजह से मेरी प्रिपरेशन के लिए मैंने लेट स्टार्ट किया। तब तक मुझे नहीं पता था, हमें अब कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट फिर लास्ट में जाते जाते मुझे लगा कि भाई अब जब घर वालों ने बोला भाई 25 साल का हो गया है, कुछ कर नहीं रहा है, तो मेरे को भी लगा। उसने फिर मेरे को कॉल किया, अभी राकेश कांग्रेस यहाँ तेरा हो गया भाई। तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ रियली हो गया है। और वो मेरा फ्रेंड से 7 दिन बाद वापस मेल किया कि आपको हम एक और मौका दे रहे हैं, आप जयपुर ज्वाइन कीजिए। तो मैंने जयपुर भी डिनाई कर दिया, मैं जयपुर ज्वाइन नहीं कर सकता। तो मैंने दूसरी बार फिर मेल किया, मुझे बोला अजमेर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको रेलवे के लिए आप कब सोचने लगे मुझे इधर चला जाना चाहिए? मैंने रेलवे की तैयारी सर 2019 से करा। ओके। मतलब क्या हुआ कि बैंक की तैयारी कर रहे थे, उस समय रेलवे की एक बड़ी वैकेंसी आई थी। 1 लाख के लगभग आई थी। 1,25,000 वैकेंसी आई थी। बिल्कुल। तो उस समय मैंने फॉर्म भरे थे, पर उस समय मैंने सीरियस नहीं लिया था। जब मैंने तैयारी शुरू की थी और जब मेरे फर्स्ट टाइम में मेरे जब आउट ऑफ 100 मेरे से 40 नंबर आए थे, 39-40 के अराउंड आए थे मेरे, तो मेरे को लगा कि ये तैयारी मेरे लिए है ही नहीं है। मैं कहाँ इतना पढ़ ही नहीं पाऊँगा। लोगों के नंबर आए 70, 65। और जब सबसे पूछा भाई तुम्हारे कितने हैं, और मेरे फ्रेंड्स जो मेरे लिए हर जगह, जैसे मेरी एग्ज़ाम गुजरात में होता था और मैं उनको बोलता था यार मैं अकेला कैसे करूँगा, तो वो मेरे साथ चलते थे कि नहीं हम तेरे साथ चलेंगे, तू चल। तो वो अपना काम छोड़ के से मेरे साथ चलते थे। आज के टाइम ऐसे दोस्त था नहीं। तो उस समय मेरे को ही पता नहीं था कि टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैं तो ऐसे प्रिपरेशन नॉर्मल पर्सन की तरह कर रहा था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धाकड़ कॉन्सो की पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम विद्यार्थी को जो लेके आए हैं जिन्होंने अपने आप को बैंक एग्जाम में प्रूव किया है, बैंक क्लर्क के तौर पे, बैंक पीओ के तौर पे, और अभी जो है रेलवे में सर्विस दे रहे हैं। तो हम ये आपके लिए बड़ा मोटिवेशन होगा, इनसे हम डिस्कस करेंगे। ये इनका जो है एक दिव्यांग कैंडिडेट भी हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं राकेश चौधरी का। नमस्कार सर। जी राकेश जी, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? शानदार सर। इसको मैं मतलब ऐसी फीलिंग्स है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि जो जर्नी रही है ना वो अमेजिंग है। जी। जो सपोर्ट रहा, जो जर्नी रही मेरी अभी तक की, शानदार सर। जी, पहले तो आप मुझे बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपका क्या बैकग्राउंड है वो बताइए आप। मेरा नाम राकेश चौधरी है, जैसे सर ने बताया। और मैं कॉमर्स फील्ड से मैंने स्टडीज की हैं। 12th में मैं 11th-12th कॉमर्स थी। फिर मैंने BCom की, MCom की। और मेरे फादर साहब थे जो मिलिट्री पर्सन थे, आर्मी BSF में थे। जी। तो हम क्या है कि कहीं पे भी 3 साल से ज्यादा स्टे करते नहीं थे। कभी जम्मू, कभी दिल्ली, कभी इधर गुजरात साइड। तो हम मेरी स्कूलिंग ऐसे रही है। और एक सच बात ये थी कि मैं जो स्कूल टाइम पे थोड़ा एवरेज स्टूडेंट था। आई वाज नॉट अ टॉपर ऑफ माय क्लास एंड नॉट अ रैंक होल्डर। ठीक है, तो आपको अभी आप किस पोस्ट पे जो है किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? फिलहाल मैं अभी जस्ट मेरे को 2 साल कंप्लीट हो गए, 2.5 साल कंप्लीट हो गए लगभग रेलवे में। पहले मैंने NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मैंने ज्वाइन किया था झांसी में। उसके बाद मेरे को एक्चुअली जस्ट सर ने बोला कि आई एम हैंडीकैप पर्सन, तो मुझे प्रायोरिटी पे जोधपुर डिपार्टमेंट विद इन 1 ईयर के अंदर मुझे होम टाउन दिया गया प्रायोरिटी बेसिस पे। तो थैंक्स टू रेलवे एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट
कि मुझे ये घर घर के पास रह के जॉब करने का मौका मिला। जी 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 एंड मैं अभी एज इन रेलवे में पर्सनल डिपार्टमेंट में HR बोलते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट में मैं OS हूँ, ओके ऑफिस ठीक है। सुपरिटेंडेंट। ये वैकेंसी जो आती है हाँ। ये कौन किसके थ्रू आती है? NTPC है, टेक्नीशियन है, ALB है, किस हाँ डिपार्टमेंट के थ्रू? बिल्कुल, ये जैसे जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो RRC निकालता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। जी और जो लेवल C के ऊपर जैसे क्लर्क हो गया, ये सब के लिए जो निकालता है वो RRB निकालता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो जनरल NTPC वो रेलवे RRB के अंडर आता है, तो RRB के अंदर थ्रू चलते हैं अपन ऐसा। ओके। ये NTPC की जो वैकेंसी होती है ये दो आती है, एक तो ग्रेजुएशन बेस की आती है, एक आती है 12th बेस की। हाँ तो आपकी जो जॉब है वो किस बेस की, ग्रेजुएशन बेस की है 12th बेस की है? मेरी ग्रेजुएशन बेस हाँ की। मेरी ग्रेजुएशन बेस की। जी। आपने इससे पहले भी आपने मुझे बताया कि मैंने बैंक में भी जॉब किया है, बिल्कुल सर। ठीक है? तो आपके बैंक का जो हिस्ट्री है वो मुझे बताइए। अराउंड जब मेरा 12th 2012 में मेरी 12th हो गई थी, जी जी तब तक एक्चुअली मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि आपको पता है मेरे फादर वो खुद एक मिलिट्री पर्सन थे। तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसकी वजह से मेरी जो मुझे तैयारी करने का जो मौका मिला वो डिले रहा जी कि जी मतलब मैं क्या करूं। जब अपन 12th पास की तब तक अपन को इतना पता नहीं था कि करना क्या आगे। तो बस हमने कॉमर्स की, कॉमर्स में देख के ऐसा लगा कि भाई अपन CA कर लेते हैं। बट फिर मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि भाई CA तो मुश्किल है थोड़ा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी थोड़ा चाहिए था। और फादर और मेरी एक्चुअली मेरी 3 सिस्टर्स भी हैं, तो सभी स्कूल जा रहे थे उस समय, तो थोड़ा डिफिकल्ट था मैनेज करना। और फिर मैंने BCom और MCom की। जब मैं BCom पास आउट हुआ, उस पास आउट होने के बाद जब मैं MCom में एडमिशन लिया तब मुझे लगा कि मैंने जैसे बताया कि मैं प्रिपरेशन के लिए मैंने लेट स्टार्ट किया। जी जी तब तक मुझे नहीं पता था, हमें कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट फिर लास्ट में जाते जाते मुझे लगा कि भाई अब जब घर वालों ने बोला भाई 25 साल का हो गया है, कुछ कर नहीं रहा है, तो मेरे को भी लगा मन में कि हाँ अपन तो बचपन में निकाल रहे हैं जिंदगी। तो फिर मैंने उसको कोचिंग दोस्तों के थ्रू पता किया भाई क्या करें कैसे करें। जैसे मैंने पता प्रॉपर गाइडेंस वो नहीं मिली मेरे को। फिर मेरे मामा जी और मेरे फादर साहब से मैंने ऐसे बैठ के बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि तू रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इनकी तैयारी कर, क्योंकि बाकी तो फील्ड में ज्वाइन नहीं कर सकता था, क्योंकि एज फ्रॉम मतलब ड्यू टू माय फिजिकल स्ट्रक्चर। जी जी तो मैं आर्मी और ये सब में नहीं जा सकता था, तो मेरे लिए लिमिटेड स्कोप थे। बट फिर भी जो फैमिली सपोर्ट था वो शानदार था। थोड़ा ऊपर नीचे रास्ते में उतार चढ़ाव भी रहे, जी जी और इवेंचुअली जो आज के लिए कि वो फाइनल सब पेड ऑफ है। जी ऐसा है, बहुत शानदार है जी। तो बिल्कुल आपने तैयारी के बारे में जब सोचा तो आपको जो बैंक में जब पहली बार सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम की जर्नी बताइए। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, मैंने 2017 में 16 के एंड में मैंने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। जी जी। तो और मेरा सिलेक्शन हुआ 19 में। मेरा मतलब अराउंड 3 इयर्स मैंने तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकल गया। मैंने बैंक का SBI क्लर्क का एग्जाम दिया, PO का एग्जाम दिया, मैंने अराउंड RRB का एग्जाम दिए। तो मेरे जो मार्क्स थे वो आप ये समझिए 100 आउट ऑफ 40-50 इतना चल रहा था मैं। तो मैं वहां से 40 से लेके जो मैं 70-80 तक गया ना, तो वो जो मेरा टाइम था वो बहुत डिफिकल्ट रहा। उसमें मतलब मेरे को, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, जी जी बिल्कुल। तो मेरे को जो हर चीज मुझे बेस से उठानी पड़ी। मतलब मेरे को मैथ तो मेरे सब्जेक्ट ही नहीं था, मैं कॉमर्स से पढ़ के आया था, तो मेरे को मैथ मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था। जी जी। और थैंक्स टू यू सर कि आपने जो एनहेंस और जो रिफर्निश किया मेरे को, उसी की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। जी जी। नहीं तो मुझे लगता कि मैं मैथ को सुधार ही नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि वो सेम गलतियां मैं बार बार कर रहा था। जी बिल्कुल। पेपर में भी मैं सेम ही वही मतलब मिस्टेक्स कर रहा हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग मैं बैठा ही नहीं पा रहा हूँ। एक क्वेश्चन में अटक गए तो अटक ही गए, तो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो फिर 17 और 19 के बीच में मैंने प्रॉपर, जब मैंने 18 में था 2018 में, तो मैंने धाकड़ कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, पर अराउंड नंबर 30-40-50 के बीच में ही मेरे इतना ही चल रहे थे। तो जब मैंने धाकड़ कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया तो मुझे दर्शन सर मिले थे। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे स्पेशली, जब मैंने बोला सर मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने मेरे लिए थोड़ा अरेंजमेंट्स किए अलग से। तो थैंक्स टू सर कि उन्होंने इतना कुछ किया, सोचा वही बहुत बड़ी बात है। और उसमें फाइनेंशियल भी थोड़ी दिक्कत थी,
तो सर ने मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी दिया जी जी कि आप थोड़ा पढ़ो, अपन फीस बाद में देख लेंगे। तो मुझे ये भी रहा, प्लीज मेरा जब शुरू में एग्जाम देना शुरू किया तो मैं प्री नहीं निकल रहे थे मेरे से, प्रीलिम्स। तो फिर मैं उस चीज को घर पे जाकर टेंशन में था, तो मैंने फिर आप लोगों से बात की, तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप मॉक्स दो। तो फिर मैंने ऑफलाइन, पहले तो मैंने ऑफलाइन मॉक्स दिए, फिर ऑफलाइन बाजार में बुक्स आती हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मैंने सॉल्व किए, उसमें मैंने देखा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, टाइम लगा के उसके हिसाब से मैंने सेट किया। पहले मैंने ऑफलाइन तैयारी की, ऑफलाइन पेपर सॉल्व किए, फिर मैं बाद में ऑनलाइन पे गया, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑनलाइन पे गया था तो पता ही नहीं चल रहा था कि पेपर कैसे अपन को किस सीक्वेंस में सेट करना है, फटाफट कि पहले कैसे देखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। वो सब बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स रहे हैं। जी जी। बिफोर कोविड वैसे ऑनलाइन की थोड़ी समस्या भी थी, आफ्टर कोविड तो ऑनलाइन में बहुत बढ़िया तरह से अब चीजें बन चुकी है। अब तो 4G 5G क्या क्या आ गया है। जी जी बिल्कुल सही। फाइबर का क्या है सब। जी राकेश जी बताइए मुझे कि जब जैसे आपका पहली बार सिलेक्शन हुआ तो कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ था? हाँ सर, पहले जब मेरे 2018 में मैंने IBPS क्लर्क का फॉर्म भरा था, तो जैसे मेरे गाइड मिला था भाई आप लोगों से कि भाई राजस्थान की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, तो उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था कि भाई कहीं से भी सिलेक्शन चाहिए बस। जी जी बिल्कुल। तो पहले अपनी प्राथमिकता की जॉब मिले, कुछ ना कुछ एक जॉब बहुत जरूरी थी उस समय। ऐसा लगता था कि कुछ भी मिले, बोलिए हमें तमिलनाडु दे देंगे, हम कर लेंगे। उस समय ऐसी वो थी। जी जी। फिर आप लोगों ने सजेस्ट किया भाई गुजरात से अपन फाइट कर सकते हैं, तो मैंने IBPS क्लर्क का फॉर्म गुजरात से भरा था। जी जी। और जैसा अकॉर्डिंगली प्लान्स और सब कुछ रहा, मेरा प्री अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ। फिर जब मैंने मेंस दिया तो मैंने पहले मैंने कभी मेंस की तैयारी की नहीं थी, खाली प्री की प्री करते रहे। तो जो मेरे को प्री के टाइम जो मेरा पेपर हुआ ना, तो मुझे पता चल गया पेपर बहुत शानदार हुआ, अपना हो जाएगा। तो मैंने उसी समय से मेंस की भी शुरू कर दी थी, प्री के साथ ही अपन मेंस भी कर रहे थे। जी तो 2019 में जब 31 मार्च को जब मेरा रिजल्ट आया था, तो मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ था। तो दैट टाइम आई वाज रियली शॉक्ड कि भाई मैं तो पढ़ रहा था कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा हुआ था, नंबर उसमें नहीं आते थे, खाली नंबर नहीं आए थे उस समय, खाली कांग्रेचुलेशंस, भाई इतना ही लिखा था। जी जी। तो मैंने देखा ऐसे कांग्रेचुलेशंस यू हैव सिलेक्टेड फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, पूरा पढ़ा मैं भी। मैंने एक बार देखा, फिर मेरे को यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरी बार उसको अच्छे से देखा, नाम मेरा ही नहीं है। फिर मैंने नाम देखा, मैंने कहा सही है। तो फिर मेरे फ्रेंड थे जो हम साथ ही तैयारी कर रहे थे, तो उसका फोन आया, क्योंकि हम दोनों साथ ही एग्जाम देने जाते थे। जी जी। तो हम लोगों को एक रिजल्ट के जैसे 31 को जैसे बच्चों को रिजल्ट आता है, वैसे रिजल्ट का टाइम फिक्स था, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने वाला है। तो हम दोनों ऑनलाइन बैठे थे, तो हम दोनों ने देखा भाई कि क्या हुआ। तो मैंने मेरा चेक किया, उसने भी अपना चेक किया, उसका नहीं हुआ, बट उसने फिर मेरे को कॉल किया, अरे राकेश कांग्रेचुलेशन, क्या तेरा हो गया भाई। तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ रियली हो गया है। और वो मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मतलब मेरे को बहुत हेल्प की थी, क्योंकि जो मेरे को फिजिकली जो प्रॉब्लम्स थी, वो मेरे ऐसे दोस्त थे, जब मैं कहीं एग्जाम देने भी जाता था तो उनको बोलता था यार साथ चलेगा क्या, मेरे को यार वहां तक जाना है, तो वो अपनी गाड़ी से लेके चलते थे मेरे को। जी जी। जो फ्रेंड्स का और जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहता है ना, वो बहुत मैटर करता है। जी बिल्कुल। 2019 में मार्च में मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे मिला था और मुझे गुजरात मिला था। तो मैंने ना इतना खुश था, मैंने फिर अपने कोचिंग में भी आके मैंने सबको थैंक यू बोला। फिर सर ने भी अपनी तरफ से मिठाई मंगा के हमें खिलाई, और रियली दैट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा। जैसे हमसे ज्यादा खुश तो हमारे कोचिंग वाले थे कि भाई बच्चों का फाइनली मतलब सिलेक्शन हो गया। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा सर। फिर आपका जब सिलेक्शन हुआ था, आपने सबसे पहले इन्फॉर्म किसको किया? अपने पेरेंट्स की खुशी क्या थी? बिल्कुल सर, मेरी मम्मी उस समय घर पे थे, फादर तो मेरे BSF में थे, तो वो ड्यूटी पे थे। तो मेरी मम्मी घर में थी, तो पहले तो वही बताया, मेरे को यकीन नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त ने वो फटाफट वो मेरे घर आ गया था, बोला भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, आंटी जी बधाई हो, राकेश का सिलेक्शन हो गया। तो मेरी मम्मी ने उसको मतलब बधाई के तौर पे ऐसे पैसे, एक वो अपना रहता ही है खुशी में, तो बोला कि जो पहले बताता है उसको, मतलब एक मेरी मदर को मैंने सबसे पहले बताया था, क्योंकि वो घर पे थे उस समय। जी जी। और मैं भी घर पे था, मेरा फ्रेंड और मेरे मदर। बाद में शाम को फिर पापा घर पे। फिर आपने और बैंक जॉब जब क्लर्क ज्वाइन कर दिया, फिर आपके उसके बाद की जर्नी क्या थी आपकी? जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना कि भाई कैसे क्या करेंगे, जाएंगे। तो मुझे विद इन 10 डेज ही मेरे घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ गया था।
10-12 अप्रैल को मेरे घर पे, मतलब 31 को रिजल्ट आया था और 10 से 12 तारीख को मेरे घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ गया, भाई मेल भी आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा से, क्या यू आर अलॉटेड, मतलब आपको वडोदरा मेरे को डिस्ट्रिक्ट मिला था। रिपोर्ट करना, बिल्कुल। हाँ, मुझे बड़ौदा दिया था, तो मैं यहाँ पर बड़ौदा में अपन जो सयाजी पैलेस करके जगह का नाम है, वहाँ मुझे बुलाया था आरओ में, रीजनल ऑफिस में। जब हम वहाँ गए तो फिर वहाँ पे और भी लोगों से मिले, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो भी आए थे मिलने के लिए, वहाँ सब ज्वाइनिंग के लिए। तो वहां से मैंने स्टार्टिंग की थी मेरी जर्नी, और फिर मैंने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं, मतलब मैं बैंक के साथ भी करता रहा। ओके। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं पीओ भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे कंटिन्यूस तैयारी कंटिन्यूस थी और अच्छी जा रही थी, मतलब अपन जो कर रहे थे वो उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। पहले जो मैं मैथ को लेकर डर रहा था कि मैं मैथ को कैसे करूँ, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था तो नहीं पढ़ पा रहा था इतना। फिर बेसिक से किया, फिर जब वो ट्रिक्स लगा के किए और फिर अच्छा लगने लगा, फिर मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी। फिर आपने एग्जाम और दिए, हाँ, तो एक बार फिर आपका सिलेक्शन किस में हुआ? हाँ सर, उसके बाद मेरा फिर उसके बाद मैंने एसबीआई पीओ का भी दिया था। ओके, एसबीआई पीओ आपको प्री हो गया था? प्री हो गया था, मेंस भी हो गया था। ओके, मतलब मैं इंटरव्यू तक पूरा हो गया था, मैं मतलब मेंस। ओके, आपने एसबीआई पीओ इंटरव्यू भी दिया है इसको? हाँ सर, दिया है, पर फाइनल मेरिट में नहीं हुआ मेरा। तो फाइनल मेरिट में मैं इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया था थोड़ा, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसा माहौल था और मैं सडनली, मतलब जब एंट्री करता रूम में तो मेरा कारपेट में मेरा पाँव फंस गया था, तो मैं उसकी वजह से थोड़ा डिमोरलाइज हो गया था। तो वहाँ पे पाँव फंस के मतलब ऐसे थोड़ा स्किप टाइप हो गया था, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा शुरू से ही मतलब वैसा नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, फिर मैंने आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे जो बैंक मिला वो पंजाब एंड सिंध बैंक मिला था, तो फिर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में स्केल 1 ले लिया, मतलब उसी में मेरा आगे प्रमोशन हो गया था। बिल्कुल सर। तो वही गुजरात में मेरे को वहीं पर दे दिया था, पर मेरे को होम पोस्टिंग नहीं मिली थी। जैसा मतलब मैंने डिमांड रखी थी मुझे होम पोस्टिंग मिली, क्योंकि जब मैं वहाँ रहने लगा तो जो मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे वो अलग ही थे। कि मैं मतलब खाना बनाना, कैसे ऑफिस जाना, अकेला रहना थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर ही नहीं आए थे। जी, है ना, तो वो थोड़ी दिक्कत थी। पर सर क्या होता है, सब मैनेज हो जाता है। तो फिर अपने अंदर विल पावर तो अपन खुद डेवलप कर ही लेते हैं। जी जी, बिल्कुल सही है। और मैं रहते फिर मैं साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा था। उसके बाद में आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे अजमेर ऑफर किया, पहले दिल्ली ऑफर किया, तो मैंने उनको मना कर दिया, मैं दिल्ली ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑलरेडी गुजरात में हूँ, घर से बाहर हूँ। तो मैंने उनको मेल किया कि सॉरी, अगर आप मुझे जोधपुर दे सकते हैं तो मतलब बहुत वैसा होगा मेरे लिए, बेनिफिट होगा वैसा ऐसा। तो उन्होंने मुझे 7 दिन बाद वापस मेल किया कि आपको हम एक और मौका दे रहे हैं, आप जयपुर ज्वाइन कीजिए। तो मैंने जयपुर भी डिनाई कर दिया, मैं जयपुर ज्वाइन नहीं कर सकता। तो उन्होंने दूसरी बार फिर मेल किया, मुझे बोला अजमेर ज्वाइन कर लीजिए। जी जी जी। हाँ, तो फिर मैंने अजमेर जाके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ कराया, बट मैं बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ने का मेरा मन नहीं हुआ। फिर मैं आगे और कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक क्या थोड़ा छोटा बैंक है, तो उसमें क्या है कि मेरे को पता था कि होम पोस्टिंग मिलना बहुत ना के बराबर रहेगी। तो मैंने फिर वो नहीं ज्वाइन किया सर, मैंने स्किप किया। फिर मैं आगे चला। उसके बाद आपको रेलवे के लिए आप कब सोचने लगे मुझे इधर चला जाना चाहिए? मैंने रेलवे की तैयारी सर मैं 2019 से कर रहा था। ओके। मतलब क्या हुआ कि बैंक की तैयारी कर रहे थे, और उस समय रेलवे की एक बड़ी वैकेंसी आई थी। 1 लाख के लगभग आई थी। 1,35,000 वैकेंसी आई थी। बिल्कुल। तो सर उस समय मैंने फॉर्म भरे थे, पर उस समय मैंने सीरियस नहीं लिया था उसको कि अपन बैंक में हो ही गया है, अपन तो बैंक में कर ही रहे हैं। तो मैं बैंक की कंटिन्यू जॉब कर ही रहा था। पर मैंने क्या है कि जो चैलेंजेस मैं गुजरात में फेस कर रहा था बाहर स्टेट में रह के, एज माय ड्यू टू माय फिजिकल डिसेबिलिटी, तो मैंने वहां पे क्या किया, वहीं पर टाइम निकाला। और जैसे मैंने बैंक की तैयारी की हुई है, तो मेरे को एग्जाम में जो बैंक के अंदर जो हर सब्जेक्ट वाइज टाइम रहता है, रेलवे में वो टाइम नहीं था। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं एडवांस प्रिपरेशन करके रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा था। तो ये मेरे को एक प्लस पॉइंट मिला, क्योंकि स्पीड तो मेरी वैसे अच्छी हो गई थी बैंक की तैयारी करते करते। तो रेलवे में मेरे को टाइम से इशू नहीं आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा था। जी जी जी। फिर मैंने जब रेलवे की तैयारी शुरू की, तो पेपर भी अच्छा था। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर ढूंढे, इतने मिले नहीं, क्योंकि रेलवे के एग्जाम बहुत टाइम हो रहे थे उस समय। जी जी बिल्कुल। अब तो चलो फिर भी साल में होने लगे हैं, पहले वैकेंसी आई थी कम से कम 4-5 साल पहले। 4-5 साल में कोई वैकेंसी आती थी, एक बार आती थी, और वो भी बड़ी आती थी। तो फिर मैंने उसको अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया, फिर मैं उसको किया। फिर मैंने घर पे ही पेपर्स सॉल्व किए, और फिर आप लोगों से मैंने कंटिन्यू टच में था, कि आप लोगों ने मुझे मॉक्स वगैरह भी अवेलेबल कराए, मतलब बाय मेल, बाय व्हाट्सएप। तो मैं उसकी प्रिंट निकाल के मैं गुजरात से ही कर लेता कोचिंग। और जीके के लिए मुझे मंथली जो आपकी मैगजीन आती थी, तो मैं वो डाउनलोड कर लेता था वेबसाइट से और मंगवा लेता था।
रेलवे में सिलेक्शन का मोमेंट आपका कैसा था? जब रेलवे आपका में सिलेक्शन हुआ तो आप कितने खुश थे, परिवार वाले कितने खुश थे? सर ये कि जैसे पहले मैं ऑलरेडी बैंक में हो गया था एक दो बार, तो घर वालों को भी डेफिनेटली एकदम वैसा बिलीव सा हो जाता है कि ये तो कर ही लेगा। जी। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने यूपीएससी का प्री भी दिया है। ओके। तो जब मैं वो देने गया था तो मुझे पता चला मैं ऑलवेज नो में रह रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं चला था कि मैं करूँ क्या, वो इतना टफ पेपर था। तब मैंने रियल बताऊं ना, अगर वो मैं नहीं देता ना तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जब मैं प्री देने गया तो मुझे लगा कि यार क्या पेपर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वहां से उसके बाद मैंने असली तैयारी शुरू करी थी कि भाई हाँ कुछ करना चाहिए लाइफ में। मतलब आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो भी हो सकता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि वो जो पेपर का लेवल था ना वो अलग ही लेवल था। जी ऐसा। जी, राकेश जी, बैंक में जब आप जॉब कर रहे थे तो आपका डेली रूटीन क्या था? सर थोड़ा टाइम को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बैंक की जॉब क्योंकि बैंक के जॉब में वैसे ही आपको पता है हेक्टिक शेड्यूल होता है बिल्कुल सर। और शाम का समय आने का भी फिक्स नहीं होता है, तो आपने फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा और आपने कैसे तैयारी की? बिल्कुल सर, क्योंकि जब मेरे को पहली ज्वाइनिंग मिली थी वो मेरे को गुजरात मिली थी, तो मेरे लिए एकदम गुजरात जाके एकदम नया प्लेस था, नया नया एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ नया था। तो मुझे वहाँ पे सर क्या है कि वहाँ के जब मैं बैंक में जॉब करता था तो वहाँ की पब्लिक डीलिंग मेरी ऐसी होती थी कि मुझे मेरा हेडेक होने लग जाता था, शाम तक थक जाते थे, क्योंकि उनको समझाना बहुत भारी पड़ता था। वो गुजराती बोलते थे, हम यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो मेरी बहुत लो थी उस समय। फिर धीरे धीरे मेरे को 5 साल जैसे मैं बैंक में किया तो मेरा डेवलप हो गया, तो फिर मैंने उनके साथ किया। और हाँ, जैसे मैं जो बैंक में जॉब करते करते जब मैंने रेलवे की तैयारी की, वैसे कि सुबह में थोड़ा टाइम निकालता था, अराउंड कुछ 5:30-6 बजे, 5 बजे उठता था, थोड़ा वॉकिंग करके और फिर मैं चाय पी के फिर थोड़ा फटाफट एक बार, उस समय फ्रेश माइंड रहता था तो मैं उस समय ज्यादातर प्रेफर करता था मैथ को उस समय कर लूं मैं थोड़ा, क्योंकि मैथ उस समय माइंड थोड़ा वैसा था कि मैं कोशिश करता था आधा घंटा मैथ को दूं रोज, तो मैं वहाँ मैथ्स पे करता था फोकस। और अराउंड मैं 9 बजे हम बैंक के लिए निकलते थे, तो मैं अकेला रहता था तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, तो मैं 8:30 बजे तक मैं मतलब प्रॉपर टाइम दे देता था। अभी 2 घंटे मेरे को सुबह देने हैं तो मैं प्रॉपर टाइम देता था। तो उस समय वहाँ पे ये है कि मैं कंटिन्यू रही मेरी तैयारी, और फिर दिन भर तो टाइम मिलता नहीं था। शाम को जब हम 6 बजे वही ऑफिस से निकलते थे तो कभी 6 बज जाते थे, कभी 8 भी बज जाते थे। तो जब हम आते थे तो उसमें बहुत एकदम एग्जॉस्टेड टाइप फीलिंग रहती थी कि भाई थक गए पूरा। फिर थोड़ा रेस्ट करके उस समय मैं जीके को कवर करता था, क्योंकि रेलवे में क्या है कि जीके कहाँ से उठा लेते हैं कुछ पता नहीं चलता है सर। अभी तो फिर भी मुझे लगता है कि वो 1 साल का कर दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर पूछते हैं, पर जब मैं दे रहा था उस समय वो पुराना भी पूछ लेते हैं, ओल्ड भी। वैकेंसी के 5 साल बाद आती थी तो वो कहीं से जीके पूछ लेते थे। थोड़ा टफ रहता था। तो फिर अच्छा सपोर्ट रहा मेरा कोचिंग से, धाकड़ कॉन्सेप्ट। मुझे जीके में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं प्रॉपर, मुझे जो वीकली आते थे बुलेट्स वगैरह वो मुझे प्रॉपर हो जाते थे। जी। और एक छोटी सी बुकलेट आती थी वो स्टैटिक जीके, मतलब जिसमें मतलब हर उसको क्या बोलते हैं, बुक्स धाकड़ बूस्टर के नाम से आता था। तो वो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती थी कि उसमें क्या सब कुछ फिक्स हो, उससे पढ़ने में इजी रहता था सर। तो रेलवे के 4 सब्जेक्ट अपन को पढ़ने थे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस। बिल्कुल सर। तो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट क्या था? मैथ्स था सर। सबसे वीक मैथ्स था, क्योंकि मैथ में बताया, मैथ भी जैसे कि मैं ना कॉलेज में ना स्कूल में 10th के बाद मैंने कभी मैथ हाथ ही नहीं लगाया, तो उस समय ऐसा लगता था मैथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर जब बाद में जब कंपटीशन की तैयारी शुरू की तो मैथ ही मैथ आ रही हर जगह। तो उस समय जब मैंने मैथ शुरू किया तो मैं मैथ्स का कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने वहां से बेसिक्स से उठाया, तब आप मुझे मिले थे। उससे पहले मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ नहीं रहा था। तो आप थैंक्स टू यू सर कि आपने जो सपोर्ट किया वो मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता आज। जी, अपनी सिलेक्शन में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस का क्या रोल होता है? इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर, क्योंकि यही है जो हमको एकदम निखार के बाहर लाते हैं कि अगर हम मॉक ही नहीं देंगे तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी। तो मैं वीक में, जैसे मैं बैंक से पहले जब मैं बैंक में जॉब नहीं करता था तो वीक में 3 मॉक तो मैं डेफिनेटली देता था, शाम को, कभी रात को, कभी दिन में, कभी कोचिंग में। ऐसे अपन रहते थे संडे को, तो मैं कोचिंग तो संडे का कभी मॉक छोड़ता नहीं था, वहाँ पे एग्जाम जो होता था वो डेफिनेटली देते थे। और ऑनलाइन में घर पे देता ही था। तो उस समय कुछ जो और सर किस्मत ऐसे होते थे कि एज इट इज जो मॉक के क्वेश्चन होते थे ना वो एग्जाम में भी आ जाते थे, तो फट से टक 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 बहुत इजी रहता था सर। मॉक देने का बहुत फायदा है मॉक। हाँ सर जी। जब आपको मुश्किल समय आता था तो खुद को कैसे मोटिवेट करते थे? हाँ सर, जब
मैंने आपको बताया जैसे मैं 3 साल, जब मैं 17 से लेके 19 तक जब मैं 3 साल की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मेरे को बहुत दिक्कत आई क्योंकि सर घर से आना जाना, और मेरे लिए थोड़ा इतना ईजी नहीं था क्योंकि सिटी बस में चढ़ना थोड़ा मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। जी पर घर वालों का जो सपोर्ट, जो एक्चुअली जो मेरी फीस नहीं भर पा रहे हैं इतने पूरी तरीके से, उन्हें मेरे फादर साहब ने मुझे कार लेके दी कि भाई तू कोचिंग जा, आराम से जा। जी तो जी सर देखिए मतलब जो पेरेंट्स जो सोच सकते हैं ना, भला वो कोई नहीं सोच सकता। जी, बिल्कुल सही है। कभी आपको ऐसा लगा इस जर्नी के दौरान कि हाँ मैं हार गया हूँ या मुझे मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा? सर जब मैंने तैयारी शुरू की थी और जब मेरे फर्स्ट टाइम में मेरे जब आउट ऑफ 100 मेरे सिर्फ 40 नंबर आए थे, 39-40 के अराउंड आए थे मेरे, तो मेरे को लगा कि ये तैयारी मेरे लिए है ही नहीं यार, मैं कहाँ इतना पढ़ ही नहीं पाऊंगा। लोगों के नंबर आ रहे 70, 65, और जब सबसे पूछा भाई तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे कितने हैं, तो मतलब ऐसा एकदम थोड़ी शर्म सा नहीं आती मन में कि कैसे बताएं यार 40 नंबर ही आए हैं। तो मैंने सर वहां से बीच में छोड़ दिया, मैंने मैंने मतलब तैयारी नहीं की। फिर मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया कि हम जी अपन प्राइवेट में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। पर जब मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया और वहां पे मैंने देखा कि उनको सैलरी तो दे रहे सिर्फ 7,000 रुपए, और पैसा वसूल रहे हैं पूरा, कि वो पूरे 12-11 घंटे की नौकरी करवा रहे हैं हमसे। तो वो मेरा एक ऐसा टाइम था कि मुझे कुछ करना चाहिए। और मैं जो मेरे फादर साहब भी मुझे ऐसे बताया कि वो मेरे को मतलब सिखा बताते थे भाई कि तू हैंडीकैप है, तेरे लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट से रहेंगे आगे, अगर तूने जॉब नहीं ली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट में आपको स्टैंड करना बहुत भारी पड़ता है। जी बिल्कुल। मतलब आप ये समझिए प्राइवेट में अगर आप थोड़ा भी रिजल्ट नहीं देंगे तो आपको सीधा आउट कर देते हैं कि आप घर जाइए। तो सर मुझे रियल में मैं जो जो मेरे टर्निंग पॉइंट रहे हैं, एक तो मैंने वहाँ पे जो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ पे जो मैंने काम किया 7-8 महीने मैंने काम किया, मैं परेशान हो गया था। जी तो जी मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में यार, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जहाँ खड़े हैं वहीं के वहीं खड़े हैं। अराउंड 26-27 मेरी एज हो गई थी उस समय। तो मैंने घर वाले भी बोलते थे कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसी मतलब लूजर टाइप की फीलिंग आने लगी थी। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स थे जो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसे करना चाहिए, मेरे 2 फ्रेंड्स से बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे जो मुझे एक एक राय की जरूरत है कि भैया क्या करना चाहिए, तो मैं उनको फोन लगाता था। तो वो लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया जी बिल्कुल। हर हालात में, मतलब कि भाई तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। कभी मैं मेरे नहीं जा पाता था कोचिंग, तो मुझे बाइक लेके आ जाते थे लेने के लिए, ले देखो चल ले चलते हैं। तो सर ये चीजें मेरे लिए बहुत रही है, चैलेंजेस भी रहे हैं कि भाई थोड़ा दिक्कत आई है सफर में। जी बट जी आज के दिन मुझसे ज्यादा वो हैप्पी है कि भाई मैं अच्छी जगह बैठा हूँ। जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर। आप तैयारी को कैसे लगातार कर पा रहे थे? मतलब आपको ऐसा ब्रेक आपके बीच में आता था कभी? तैयारी के लिए हम्म। हाँ बिल्कुल आता था सर, वाई जॉब या फिर जॉब से पहले। जॉब से पहले? जॉब से पहले सर बिल्कुल था, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था। तो मुझे दिक्कत इतनी आ रही थी कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। जब मैंने स्टार्टिंग शुरू तैयारी की तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ। तो वहां से मेरे को जो जो दिशा मिली ना, कि भाई दशरथ सर ने और आपने सर जो मुझे बताया कि भाई इसको ऐसे करो, यहाँ से इसको, मतलब जो मेरे शुरू से ही जो मैंने बेसिक्स उठाए ना सर, बस वहां से मेरे फिर अपन चलता गया सर। बस मैं चैलेंजेस थे बट अपन लड़ लिए सर, फेस करके निकल गए वहां से। जी जी बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट खुद को कमजोर समझते हैं उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहोगे? सर एक चीज जिनके मैथ्स वीक है, जिनका नया मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, वो पढ़ाई में तो ध्यान नहीं लगा पा रहे, उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहते हो? सर जैसे ये चीज तो सेम एग्जैक्टली मेरे टाइप की है कि मैथ्स तो मेरे भी नहीं थी, तो मैथ तो मेरी बहुत ही ज्यादा वीक थी, रियल फैक्ट है सर ये। तो उस समय मैंने अपने आप को, जिस तरह मैंने अपने आप को मैथ्स को लेके बूस्ट किया ना, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी करने का जो समय होता है ना, वो कभी भी बुरा नहीं होता। आप कभी भी शुरू कीजिए कोई चीज स्टार्ट करने के लिए, कभी समय बुरा नहीं होता है। तो सेम चीज मेरे पे भी थी। तो मैं क्योंकि एज में भी हो गया था थोड़ा 27-28 के आसपास, जब मैंने जॉब करना शुरू किया, मतलब जब मैंने तैयारी की, जी जी थोड़ा डिले रहा, बट फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। और ये सेम चीज है सर कि जो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं एक हैंडीकैप होने के बाद भी मतलब मैं तैयारी की, थोड़े चैलेंजेस वगैरह भी आए, सब कुछ रहा। पर जो चैलेंजेस के दौरान, मतलब जो सफर के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो यहाँ पे आके फाइनली पेड ऑफ है सर। जी तब अपन को लगता है कि यार वो तो कुछ भी नहीं था, वो नहीं आते तो आज अपन यहाँ नहीं होते। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर। पढ़ाई करना सबसे इजी ऑप्शन होता है विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल सर। हाँ, आपको जब एक कोचिंग में जैसे बैठते हैं, टेबल चेयर सब कुछ मिल रही है, लाइट है, सब कुछ है। आज के दिन जो इतना बढ़िया आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है वो पहले कहाँ मिलता था सर। तो अपन को पढ़ना ही तो है, पर पेपर का लेवल थोड़ा टफ है मानते हैं, बट तैयारी करेंगे तो हो जाएगा सर। स्टार्ट करेंगे तो खत्म तो हो जाएगा। सक्सेस के लिए कोई 3 जरूरी चीजें बताइए आप।
सक्सेस के लिए एक तो सर हिम्मत नहीं हारनी है अपन को कि भाई एक मोमेंट आता है जब अपन को लगता है कि यार मैं तो क्या करूं कैसे करूं, तो वहाँ हिम्मत नहीं हारनी है। वहाँ आपके जो अपन को मन में ऐसा रहना चाहिए कि अपन कर ही लेंगे। वाइल मैं मानता हूँ किसी की फैमिली कंडीशन भी सही नहीं होती है, तो वहाँ पे थोड़ा मैनेज करके उसको निकले, कंसिस्टेंसी रखें, मतलब एक बीच में छोड़ना नहीं है, तैयारी को कंटिन्यू रखना है और आप डेली प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर निकल जाएगा, जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो पेपर कैसे निकलेगा। आप मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते थे? सर जब पेपर होने के बाद हाँ, तो सर उसके बाद क्या होता था कि जब हमने पेपर दे दिया, तो पेपर देखने के बाद जब पेपर दे रहे होते थे ना, तो हमें ऐसा लगता था कि पेपर तो शानदार गया, तुक्के मारते जो भी करते थे उस समय। पर सर मुझे बाद में पेपर के बाद जब अपन देखते थे कि यार ये तो गलत हो गया, अब हमको तुक्के नहीं मारने हैं। तो हाँ, बैंक में ये चीज मैंने देखी है कि मैं पीओ का एग्जाम देने गया था, SBI पीओ का मैंने दिया था एग्जाम, तब मुझे उस समय शायद कट ऑफ सर मुश्किल से 2 या 3 नंबर थी पीओ की कट ऑफ, 2020 के समथिंग की वो कट ऑफ थी। तो उस समय जब मैं पेपर दे रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं अटेंड करना चाहता हूँ पर अटेंड हो ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन, वो पूरे के पूरे DI आ रही है अंदर, मतलब पेपर का लेवल बहुत ही एक्सट्रीम टफ था। तो मेरे को लग रहा है मेरे को ही नहीं आ रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया मैं इसको करूँ, फिर मेरे को मन में ऐसा है कि शायद हो ही नहीं रहा है, तो मैंने उसको स्किप किया क्वेश्चंस को। अगर मैं वो अटेंड करता जबरदस्ती तो मेरे नंबर माइनस में आ जाते। तो वो कट ऑफ निकली, मेरे 6 नंबर ही आए थे, बट सर वो मेरे को बाद में पता चला कि कट ऑफ तो सिर्फ 3 या 4 नंबर ही रही है। तो बाद में पता चला पेपर कट ऑफ तो बहुत लेवल अलग था सर। ये बात सच्चाई भी है। IBPS PO का जो कट ऑफ लास्ट 5 साल से जा रहा है वो 4 नंबर से ऊपर नहीं जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं, इतना कम कट ऑफ रह रहा है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है सर। हाँ, पर इसमें कि जो SBI PO का जो पेपर देते हैं ना, तो वो एक लेवल अप ही रहता है। बिल्कुल, SBI भी और टफ चलता है। हाँ, तो अपन SBI PO का देख के और SBI क्लर्क का IBPS PO का दे सकते हैं, तो उससे क्या है पता चल जाता है कि हाँ भाई इस लेवल का पेपर आ सकता है। बिल्कुल सर। आप धाकड़ कॉन्सो के विद्यार्थियों के लिए क्या आप सलाह देना चाहोगे? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई एज ए फैमिली धाकड़ कॉन्सेप्ट अपन को जो एनवायरमेंट देता है वो एज ए फैमिली देता है। तो और कभी भी ज्वाइन करने का कोई टाइम बुरा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई ज्वाइन करूँ तो लेट हो गया हूँ, मेरी इतनी एज हो गई है। और जो मुझे सपोर्ट मिला वो मुझे धाकड़ कॉन्सेप्ट में मिला था सर। बाकी मैंने कोचिंग तो पहले भी मैंने ट्राई की थी, बट मैं वहाँ ज्यादा था, वेस्टेज ऑफ मनी था। मैंने ट्राई किया, 1 साल मेरा वेस्ट किया था मैंने, पार्ट मैंने कोचिंग करी थी। तो वहाँ पे मेरे को समझ नहीं आता, मैं उनको पूछ रहा हूँ, बता कुछ रहे हैं, वो तो ऐसा था टाइम पास टाइप का, जब पढ़ाया ये कर लो, ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, पर जो डाउट थे वो तो क्लियर नहीं हो रहे थे। तो फिर जब मैंने धाकड़ कॉन्सेप्ट ज्वाइन की, तब सर मुझे रियल जो मुझे अंदर से जो मैं रिफर्निश हुआ ना, वो धाकड़ कॉन्सेप्ट में आके हुआ। और थैंक्स टू धाकड़ कॉन्सेप्ट जी, थैंक यू जी। राकेश जी, अपने सिलेक्शन के लिए अपने पेरेंट्स और टीचर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहता है वो अपने बच्चों के लिए एक वैसा रहता है कि भाई वो उनसे कुछ वो नहीं करते हैं कि भाई बुरा नहीं चाहते हैं उनके लिए। तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होना तो बहुत डिफिकल्टी होती है। पर मैंने देखा था कि पेरेंट्स का सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। मतलब आप जैसे भी अगर अपन कंडीशन है अपनी कि अपन नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपन भले लो हैं, अपन इतने वैसे नहीं है, फिर भी पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। मैंने जब पापा को बोला था मुझे ये करना है, तो उन्होंने पहले डांटा थोड़ा सा मेरे को कि भाई ये ऐसे क्यों किया तूने, ऐसा वैसा। तो फिर उन्होंने फिर भी मेरे को कराया कि भाई तू कर, लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर। तो मेरे पेरेंट्स का तो मेन रोल रहा है सर जी। पेरेंट्स के अलावा आप कोचिंग के अलावा, पेरेंट्स के अलावा और किसी को क्रेडिट देना चाहते हो बता दीजिए। बिल्कुल सर, मेरे 2 दोस्त हैं सर, राजेश भारती एंड जय किशन, जिनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है सर। क्योंकि राजेश ने मेरे को तब सपोर्ट किया था जब मैं तैयारी छोड़ चुका था कि मेरे को तैयारी नहीं करनी है, मेरे से नहीं हो रहा है। तब उसने मुझे वापस तैयारी करने के लिए मोटिवेट किया था कि भाई नहीं यार तू क्या कर रहा है, तेरे वो देख ऐसा। उसने मेरे को इसमें हेल्प करके मेरे को बूस्ट किया और मेरे को वापस कोचिंग ज्वाइन करवा दी थी कि नहीं तू कोचिंग कर, तेरे को हेल्प चाहिए तो मुझे बोल, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तो कोचिंग ज्वाइन कर वापस। तब मुझे से वहां पे जो मेरे टर्निंग पॉइंट थे कुछ, जो अब लगता है कि अगर वो नहीं होते तो आज अपन यहाँ नहीं होते। और मेरे फ्रेंड्स जो मेरे लिए हर जगह, जैसे मेरी एग्जाम गुजरात में होता था और मैं उनको बोलता था यार मैं अकेला कैसे जाऊंगा, तो वो मेरे साथ चलते थे कि नहीं हम तेरे साथ चलेंगे, तू चल। तो वो अपना काम छोड़ के सब मेरे साथ चलते थे। आज के टाइम ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं जी? बिल्कुल, जैसे अभी बहुत सारे लोग जो हैं फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें?
सर देखिए, जैसा एक मैंने देखा है, जो एक हैंडीकैप पर्सन होता है वो एक अपने आप में अलग ही जंग लड़ रहा होता है जी कि उसको पता है कि वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, एक नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता है। तो मतलब उसको पता ही नहीं होता नॉर्मल आदमी को कि ये क्या कर रहा है। मैंने देखा है किसी के दोनों पाँव होते ही नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज है कि जिसके दोनों हाथ नहीं होते हैं, जो ब्लाइंड होता है, उसको गवर्नमेंट स्क्राइब का वो भी प्रोवाइड करती है कि भाई आप वो गवर्नमेंट भी आपको प्रोवाइड करेगी कि भाई आप स्क्राइब ले सकते हैं। मतलब आप पेपर देने जाएंगे पर साथ में आपके कोई और चलेगा, तो वो आपका एग्जाम दे सकता है। जी वो बिल्कुल। उन लोगों के लिए जिसके हाथ नहीं होते हैं या जिसके जो ब्लाइंड है, वो लोग ये हेल्प ले सकते हैं। गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या नहीं कर रही है। 4% का कोटा भी दे रही है कि भाई 4% आपको अलग रिजर्वेशन है कि इसमें एक बहुत इजी हो जाता है कि भाई अपन को एक जो जैसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो बिलो होते हैं, उनको एक अलग कोटा मिल जाता है कि भाई आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ना है, आपको जी इतने जी। लोगों के साथ भीड़ में नहीं लड़ना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है सर। और एक और चीज देती है गवर्नमेंट, आप प्रत्येक कैंडिडेट्स को 60 मिनट में 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम हाँ भी सर, देती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपको ये तो प्लस पॉइंट है सर, बोनस एक तरह से। जैसे मैं कोचिंग में ज्वाइन कर मतलब धाकड़ से अपने कोचिंग कर रहा था धाकड़ कॉन्सेप्ट से, तो उस समय मेरे को ये पता नहीं था कि टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैं तो एज ए प्रिपरेशन नॉर्मल पर्सन की तरह कर रहा था, जी बट मुझे जब एग्जाम में बैठा मुझे 20 मिनट जो एक्स्ट्रा मिले ना, वो तो टाइम चेंजिंग हो गया। मतलब एक तरह से मैं तैयारी तो आप जो मतलब नॉर्मल पर्सन की तरह करी मैंने, और जब मैं एग्जाम देने गया तो वो एक बोनस, तो मेरा आराम से टाइम मैनेज हुआ मेरा और आराम से पेपर हुआ। तो मतलब वो एक अच्छा है कि भाई आप हैंडीकैप जो पर्सन होते हैं वो इजीली इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। मेंस में भी मिलता है अराउंड 20 से प्लस ही मिलता है। हाँ, 1 घंटे में 20 मिनट एक मिलते हैं। घंटे में 20 मिनट मिलते हैं, बिल्कुल। और आईबीपीएस पीयू में तो जैसे पेपर होता है लेंथी, तो उसमें आपको हर सब्जेक्ट वाइज 12-12 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो जो और कौन कौन से स्कोप होता है रेलवे में जो कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने के लिए हाँ, ऑप्शंस हो सकते हैं, वो बता तो दीजिए। जैसे एक तो एनटीपीसी की वैकेंसी आती है, हम्म। एक ग्रुप डी की वैकेंसी भी आती है, पर वो होती है 12th जिन्हें की होती है वो कर सकते हैं। पर आज के टाइम ऐसा है कि सर जॉब्स बहुत कम आ रही हैं, तो अपन कोई वैकेंसी जब अपन का एक बार बेस हो जाता है ना कि भाई जैसे मैंने क्लर्क ज्वाइन किया, तो उसके बाद जब मैं पेपर देने जाता था तो अलग कॉन्फिडेंस होता था कि ये तो मैं कर लूंगा। तो जब मेरा एक पेपर निकल गया ना, तो उसके बाद मैं इजीली पेपर निकालता गया। तो मतलब मेरे लिए एक होता है कि आप एक जॉब ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। मतलब अब जैसे ग्रुप डी है तो वो छोटी नहीं है, एक तरह से वो भी बहुत अच्छी, सैलरी बहुत अच्छी है सर उसकी। जी जी। मिनिमम 39,000 से तो स्टार्ट है। जब हम्म। मैं आपको लगता ही 1800 ग्रेड पे है, तो जो सैलरी बनती है वो 35-36 के आस पास बन जाती है। जी जी जी। तो प्राइवेट में तो सर लगता ही कहाँ देते हैं इतने पैसे। जी बिल्कुल सही। तो राकेश जी, ये जो कहानी है सिर्फ राकेश चौधरी की नहीं है, ये एक्चुअली कहानी जो है हौसलों की है, बिल्कुल। जिन्होंने अपने हौसलों अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को प्रूव किया है, समाज में प्रूव किया कि भाई डिसेबल कैंडिडेट जो होता है वो कभी हार नहीं मानता है। नहीं माननी चाहिए सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद।